नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा कुर्सिका में। मैं हूं आपके साथ रोहित पुरेठा। चूंकि बिहार में चुनाव अब बहुत नजदीक है और बिहार में तैयारियां भी जबरदस्त तरीके से सभी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। किस तरह की तैयारियां चुनावी हो रही है, इसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने भी शंखनाद वहां पर कर दिया है। आरजेडी कितनी मजबूत है, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। नीतीश पर बिहार का विश्वास क्या इस बार बना रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात, क्या एलजेपी इस बार किंग मेकर की भूमिका में आएगी, क्योंकि एलजेपी इस बार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि हम अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों को लेकर दरअसल सहमति नहीं बन पा रही थी। ज्यादा सीटें साथ चाहते थे चिराग पासवान, लेकिन उतनी सीटें उनको नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो क्या चिराग पासवान इस बार जब विधानसभा के रिजल्ट आएंगे यानी कि 10 नवंबर को, तो क्या चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे? क्या आरजेडी के जो दो युवा चेहरे हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप, वो इस बार कमाल कर पाने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि लास्ट विधानसभा चुनाव आपको याद होगा कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी ही उभरी थी, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई थी और सरकार बनाई थी। कुछ वक्त सरकार भी चली, लेकिन उसके बाद नीतीश सरकार से अलग हो गए और वापस बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने एनडीए की सरकार बना ली थी। लेकिन क्या जो पिछली बार जादू चला था तेजस्वी और तेज प्रताप का, क्या इस बार उस जादू को बरकरार रख पाएंगे तेजस्वी और तेज प्रताप? क्योंकि इस बार बिहार में जो है चुनाव वो समझ लीजिए कि युवाओं के आसपास भी होने जा रहा है। सबसे बड़ा एक और फैक्टर है बिहार के इस बार के विधानसभा चुनाव में कि इस बार चूंकि कोरोना की वजह से जो प्रवासी थे वो वापस बिहार लौटे हैं। तकरीबन 18 लाख के आसपास प्रवासी थे जो वापस बिहार लौट आए हैं। ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। उनमें से भी करीब 16 लाख ऐसे हैं जो कि वोटर्स हैं। तो क्या इन 16 लाख नए वोटर्स के आने के बाद बिहार विधानसभा का गणित बदलेगा तो ये वोट जो है वो किसके पक्ष में जाएंगे? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली हैं। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपको बता दें कि 3 चरणों में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें से पहला चरण यानी कि फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है, जिसमें 71 सीटों पर 71 सीट्स पर वोट डाले जाएंगे, ये 28 अक्टूबर को होगा और उसके बाद 10 नवंबर को पूरी विधानसभा के नतीजे निकलकर सामने आएंगे और फिर तस्वीर साफ हो पाएगी कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसको जीत मिल रही है, क्या मुद्दे उठ रहे हैं। क्योंकि पहले से ही जो आरजेडी है वो बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है, वो प्रवासी भारतीयों को लेकर मुद्दा बना रही है। लगातार नीतीश सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं कि नीतीश सरकार पिछले लंबे वक्त से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रोजगार के अवसर को जनरेट वो नहीं कर पाई। ये आरोप लगातार तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की ओर से, आरजेडी की ओर से लगाया जाता है। इस बार एलजेपी का जाना कितना नुकसानदेह साबित होगा, हम का आरजेडी से अलग होना क्या उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है? तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस बार के चुनाव में डिसाइसिव फैक्टर यानी कि तय करेंगे कि कौन इस बार इन चुनावों में जीत हासिल करने जा रहा है। तो बिहार विधानसभा के पहले चरण में चुनाव प्रचार में अब धार आने लगी है। रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गया में रैली की, तो वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 2 दिनों में 35 विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए कार्यकर्ताओं और वहां की आम जनता को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशियों को जीत दिलाने की वो लगातार अपील कर रहे हैं। इधर आरजेडी ने भी अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। पार्टी ने इस बार यह तय किया है कि टाइटल से पार्टी का वीडियो सॉन्ग तेजस्वी तय है, ये जो टाइटल है इस बार आरजेडी ने रखा है और इसी के से रिलेटेड एक सॉन्ग भी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रिलीज किया गया है। युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नव युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय।
इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सीधे सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। बिहार को जिसने निचले पायदान पर पहुंचाया, हम सब मिलकर उसको उसकी सही जगह दिखलाएंगे। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। तो तेजस्वी तय है इस नाम से सॉन्ग रिलीज किया गया बिहार में और इसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की गई है कि इस बार जीत तय है। ये एक मैसेज आरजेडी बिहार की जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी इस बार का चुनाव जो है वर्चुअल ज्यादा होगा, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं और इन वर्चुअल रैलियों के जरिए ही दोनों पार्टीज, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, वो लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दो संवाददाता इस वक्त मेरे साथ हैं, यतेंद्र शर्मा है मेरे साथ और ब्रजेश पांडे हैं। मैं पहले यतेंद्र के पास चल रहा हूं। यतेंद्र, तेजस्वी तय है ये सॉन्ग रिलीज किया गया है आरजेडी की तरफ से और दो युवा चेहरे हैं, क्योंकि लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, हमने देखा था आरजेडी, और कुछ वक्त सरकार भी चलाई थी। लेकिन इस बार क्या ये तेजस्वी जो तय है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है आरजेडी के लिए? मैं ब्रजेश पांडे के पास इसी सवाल को लेकर चलता हूं। ब्रजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या तेजस्वी तय है इस बार ये गेम चेंजर साबित हो सकता है आरजेडी के लिए? क्योंकि लास्ट टाइम भी सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, लेकिन इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे कांग्रेस के साथ मिलकर। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। यदि आप देखें तो नीतीश कुमार जो 2015 में अपने सुशासन के लिए जाने जाते थे और भाजपा के तमाम प्रयास के बावजूद आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को किसी प्रकार का चोट नहीं पहुंचा था और वो सरकार बना पाने में सफल हुए। इस बार 2020 में जब ये चुनाव हो रहा है तो नीतीश कुमार मैसिव एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार एक दूसरे फ्रंट पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनके खिलाफ एलजेपी ने खोल रखी है। अब कई बीजेपी और जेडीयू के कैंडिडेट्स जो अपने आप में मजबूत कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे एलजेपी में जा रहे हैं और ये स्थिति जेडीयू के लिए उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी या तो ये एलजेपी के लिए होगी या आरजेडी के लिए होगी। तो उस लिहाज से आरजेडी जो आज से 2 महीने पहले जिस स्थिति में था उससे बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वो गेम चेंजर साबित होगा इस पे अभी कुछ कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन आरजेडी की ओर से लगातार ये दावे किए जाते हैं ब्रजेश की दो युवा चेहरे हैं जो कि अब पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये जो युवा फैक्टर है और जगह जगह इस युवा फैक्टर का ही जिक्र किया जा रहा है तेजस्वी की ओर से भी, तेज प्रताप यादव की ओर से ही, और इसी को प्रचारित भी कर रही है जो आरजेडी है। तो क्या ये युवा फैक्टर कोई डिफरेंस बना सकता है? अब चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी ये कहना कि ये गेम चेंजर साबित होगा जल्दबाजी होगी। हाँ, 2 महीने पहले जो स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति में आरजेडी लग रही है, क्योंकि एक अंदर भीतर खाने की जो घात चल रही है जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के बीच में, इसका सबसे सीधा फायदा आरजेडी को मिलता दिखाई दे रहा है। आरजेडी के पास लेकिन एक पुराना बैगेज है जिस पर नीतीश कुमार और बीजेपी हमला करने से कभी बाज नहीं आते और बहुत लोगों का, बहुत विश्लेषकों का और जो हमारी वहां पे ग्राउंड पे बात हुई उनका मानना है कि ये बैगेज जो 15 साल पुराना जो मिसरूल था वो एक बैगेज ये लोग कैरी कर रहे हैं जिससे इनको पार पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एलजेपी का अलग चुनाव लड़ना इसने जेडीयू के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और ये चुनाव बेहद रोचक बना दिया है जिसमें आरजेडी एक प्रमुख पार्टी है।
बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा ब्रजेश और इस पर आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त ये जान लेना बेहद अहम है कि रणनीति क्या है। बीजेपी की क्या रणनीति है, पहले उस पर जरा हम नजर डालते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी और जेडीयू वापस साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि नाराजगी थी, नाराजगी के चलते दोनों साथ नहीं हुए थे और फिर महागठबंधन की सरकार तो बनी थी, लेकिन उस महागठबंधन में जेडीयू भी थी। इस बार की बीजेपी की रणनीति क्या है, जरा वो आप इस ग्राफिक के जरिए समझिए। बीजेपी की रणनीति है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का उनको पूरा इस्तेमाल करना है, यानी कि इस बार भी की फैक्टर जो है बीजेपी का चुनाव प्रचार में वो प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। उनको एक पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल करेगी बीजेपी। 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई है और इस 30 स्टार प्रचारकों में सबसे अहम जो चेहरे हैं वो होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वो होगा चेहरा गृह मंत्री अमित शाह का। यानी कि इन दोनों के चेहरों पर एक तरह से बीजेपी अपना सारा का सारा जो चुनावी कैंपेन है उसको प्लान कर रही है। जेडीयू के साथ होते हुए एलजेपी से अंदर खाने समझौता, ये एक फैक्टर माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी इस बात से लगातार इनकार करती रही है। बीजेपी ये भी पिछले दिनों हमने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें सुशील मोदी ने कहा था कि नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं होने देंगे और बीजेपी की किसी भी प्रॉपर्टी का एलजेपी अगर इस्तेमाल करती है तो गलत है, हम इसके खिलाफ एक्शन की मांग करेंगे। सीमांचल से पप्पू यादव और ओवैसी जैसे नेता मददगार साबित हो सकते हैं, ये भी निकलकर बात जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा पप्पू यादव ओवैसी से आरजेडी गठबंधन के नुकसान पर भी नजरें बीजेपी लगातार बनाए हुए है। यानी कि जो भी गुणागणित है उसको बीजेपी बहुत प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके चल रही है। बिहार सीएम पद पर भी बीजेपी की नजर होगी, लेकिन ये कब होगा, जब अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आ जाती हैं तो हो सकता है कि बीजेपी फिर जेडीयू पर प्रेशर बनाए कि नहीं, हमारी सीटें ज्यादा है तो जो सीएम है वो इस बार हमारा होना चाहिए। हालांकि अभी तक बीजेपी ऐसी किसी भी बात से इनकार करती रही। वो कहती है कि गठबंधन का जो नेता है हमारे वो नीतीश कुमार ही है। बिहार में चुनाव के बाद जो भी नतीजे आए सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिहार में 110 सीटों पर बीजेपी की दावेदारी है। बीजेपी 110 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है और इन जो टोटल 121 सीटें बीजेपी को मिली थी, बीजेपी ने उनमें से 11 सीटें अपनी सहयोगी वीआईपी को दी है। दरअसल कोटा तय हो गया था, 121 बीजेपी प्लस और 122 जेडीयू प्लस, तो अपने कोटे से 11 सीटें बीजेपी ने वीआईपी को दे दी हैं। पहली सूची में 60% सवर्ण चेहरे हैं, उन पर बीजेपी ने दांव लगाया है। यानी कि जो पहली लिस्ट एक जारी की गई है उसमें 60% सवर्ण जो नेता हैं उनको टिकट बीजेपी की ओर से दिया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी करीब आधे ही सवर्ण उम्मीदवार हैं। यानी कि जो सवर्ण हैं उनके चेहरों पर बीजेपी खास तौर पर दांव लगाने जा रही है। इसके अलावा कई और नए चेहरे भी हैं जिन पर बीजेपी ने इस बार दांव लगाया है। तो कुल मिलाकर यह है बीजेपी की रणनीति और इसी रणनीति के तहत बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इस रणनीति का कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्रजेश पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनके पास चल रहा हूं। ब्रजेश, जिस तरह की रणनीति है बीजेपी की अभी, उस रणनीति को देखकर क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए आप एक चीज समझ लीजिए कि विन विन सिचुएशन है, क्योंकि एलजेपी को लेकर बीजेपी सामने सामने तो बोलती है कि नहीं, हम किसी भी प्रॉपर्टी का अपने इस्तेमाल नहीं करने देंगे, पीएम मोदी के चेहरे का एलजेपी इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं एक संशय है जेडीयू के मन में भी, नीतीश कुमार के मन में भी। भले ही वो सामने इस बात को ना कहें, लेकिन उनके चेहरे से दिखती है चीज। ये संशय साफ है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें नीतीश कुमार तभी मंच शेयर किया था जब सुशील मोदी और संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि कुछ भी हो जाए हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो ये एक तरह से नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया था कि जब तक एक बिना किसी लाग लपेट के सीधा सपाट बयान नहीं जारी होता तब तक उनका मंच साझा करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जेडीयू के तमाम और नेता हैं जिनका मानना है कि यदि बीजेपी का कोई कैंडिडेट एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर उनके लिए स्थिति खराब होगी। और कई मंत्रियों ने कहा है कि यदि बीजेपी का काडर हमें वोट नहीं देता तो हमको भी ये देखना होगा या हम भी ये देखने पे मजबूर होंगे कि क्या हमारा काडर या हमारा वोटर बीजेपी को उतनी ही शिद्दत से और उतनी ही उत्सुकता से वोट देता है जो एक नॉर्मल कोalition में होता है। तो ये सिचुएशन बीजेपी और जेडीयू के लिए अब उतनी आसान नहीं रह गई जितना कुछ समय पहले माना जा रहा था। बीजेपी ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो चुनाव आयोग जाएगा और कंप्लेन करेगा यदि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बिहार में जिस प्रकार का बहुत सारे लोगों का मानना है कि बीजेपी और एलजेपी के बीच ये महज नूरा कुश्ती है और कुछ नहीं है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ेगा और सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है आरजेडी को हो जाए।
बिल्कुल, लेकिन ये सब ठीक है। इस चीज़ को सामने आकर बीजेपी ने कह भी दिया, हमने सुन भी लिया जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजेपी और जेडीयू की। लेकिन एक धड़ा ये भी मानता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो है कहीं ना कहीं, और उसमें जेडीयू के खिलाफ ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि चेहरा नीतीश कुमार हैं। अगर सीटें घटती हैं जेडीयू की और सीटें ज्यादा बीजेपी की आती हैं तो चर्चा ये भी है, इसको अभी बहुत बोल्डली नहीं बोला जा रहा, लेकिन पीछे से इस तरह की सुगबुगाहट आती है, फिर बीजेपी हो सकता है कि सीएम पद को लेकर पेंच चढ़ा दे अगर 5-10 सीटें एक्स्ट्रा आ जाएंगी जेडीयू से। तो देखिए 5-10 सीटों पर मुझे नहीं लगता बीजेपी कोई पेच अड़ाएगी। यदि मान लीजिए बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का अंतर केवल 10 सीट रहता है तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी किसी भी प्रकार का अड़चन लगाएगी, क्योंकि वो एक मैसेज नहीं देना चाहती और 10 सीटों की संख्या इतनी ज्यादा भी नहीं होती कि वो पेच लड़ाने की स्थिति में रहेगी। लेकिन जो एक स्थिति है जिसको बहुत सारे लोग पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर रहे हैं, वो स्थिति है कि यदि एंटी इनकम्बेंसी प्ले आउट करती है अच्छी तरह से, जिस तरह का सिनेरियो इस वक्त दिख रहा है, और साथ ही साथ यदि एलजेपी जो बीजेपी या जेडीयू के ही बागी कैंडिडेट्स को टिकट देती है और एक ही वोट बैंक है दोनों का जिसको वो काटती है, तो इससे क्या जेडीयू की स्थिति काफी कमजोर होती है। और यदि जेडीयू 50 के नीचे सिमट जाती है और भाजपा 80-90 के स्थिति में रहती है, तो क्या ये स्थिति बनी रहेगी, तब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन 5-10 सीटों के लिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी किसी भी प्रकार का भितरघात करेगी, क्योंकि 5-10 सीटों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी करीब 30-40 की होती है। लेकिन एक चीज है कि क्या अब चिराग पासवान ने फैसला तो ले लिया कि वो अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, क्या इतने प्रभावी हो पाएंगे चिराग पासवान? लेकिन एक चीज और है, जिस तरीके से वो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, वो सारे अपने उम्मीदवार ऑलमोस्ट उन्हीं सीटों पर उतार रहे हैं जिन जिन पर जेडीयू के कैंडिडेट्स हैं। तो ये तो जेडीयू को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने वाला है। और अब चूंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर भी उनके साथ है रामविलास पासवान के निधन के बाद। आप एलजेपी के गेम को इस तरह समझिए कि एलजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। एक बार 29 सीट के बाद एलजेपी के फॉर्चून में, विधानसभा के फॉर्चून में उत्तरोत्तर गिरावट ही आई है। तो एक तरह से एलजेपी के पास यदि एलजेपी 2 से ज्यादा 5 से ज्यादा सीट पाता है तो उसके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। लेकिन आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए तो एलजेपी के लिए एलजेपी इस वक्त एक बेहद इफेक्टिव वोट कटुआ पार्टी के तौर पर उभर के आया है, जो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और जेडीयू को शर्तिया तौर पे नुकसान पहुंचा सकता है। किसने उम्मीद की थी कि रामेश्वर चौरसिया एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, या तमाम बीजेपी और जेडीयू के कद्दावर नेता जो अपने अपने विधानसभा में काफी कद्दावर माने जा रहे थे, वो एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा जो जानकार है उनका यह भी कहना है कि जो वोट बैंक है वो तो जेडीयू है, बीजेपी का ही होगा, तो जो बागी कैंडिडेट होगा वो भी बीजेपी और जेडीयू के ही वोट बैंक को काटेगा, न कि आरजेडी के वोट बैंक को काटेगा। तो इससे एक तीसरा भी सिनेरियो होता है कि उससे इस आपस की वोट कटाई में आरजेडी का फायदा हो जाए। आपको पता ही है कि विधानसभा के चुनाव में 1000-2000 वोटों के अंतर से भी काफी सीटें जीती जाती हैं, और ऐसे कई सारी सीटों पर डेफिनेटली ये एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। ठीक है, ब्रजेश मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अलग अलग पहलुओं पर बिहार विधानसभा चुनाव के हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, तेजस्वी यादव कल अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। रोसड़ा में कल तेजस्वी यादव की पहली सभा होगी। तेज प्रताप के नामांकन के बाद यह रैली होगी। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नामांकन है। उसके बाद ये पहली चुनावी रैली होगी आरजेडी की तरफ से। पहले महुआ से अपना चुनाव जीते थे और इस बार समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, और उनके नामांकन के साथ ही आरजेडी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। रोसड़ा में कल तेजस्वी यादव की पहली सभा होने जा रही है। ब्रजेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार मैं उन्हीं के पास चल रहा हूं। ब्रजेश, एक जो फैक्टर है मुझे लगता है कि उस पर हमको बातचीत कर लेनी चाहिए, वो ये है कि इस बार चूंकि कोरोना के चलते बहुत से प्रवासी बिहारी जो है वो वापस बिहार लौटे हैं, और उनमें से 16 लाख करीब जो ऐसे हैं जो वोटर्स हैं। तो क्या ये 16 लाख वोटर्स इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, सबकी, और ये नतीजे प्रभावित कर सकते हैं? देखिए
बिल्कुल इस वक्त का ये एक अपने आप में अनोखा चुनाव है। इसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो सिर्फ इस बात से समझ में नहीं आ रहे हैं कि लोग उस प्रकार की रैलियां नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिस प्रकार के चुनाव के हम आदी हैं, जिस प्रकार के चुनाव के पॉलिटिकल पार्टियां आदी हैं। और जिस प्रकार जो आपने बताया ये 16 लाख वोटर जो इस वक्त बिहार में है, वो भी बिहार की स्थिति देख रहे हैं। और बहुत लोगों का मानना है कि कोविड को लेकर और बाढ़ से उपजी स्थिति को लेकर भी बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो सरकार के अगेंस्ट जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये एंटी इनकम्बेंसी अगर फैक्टर हुआ तो फिर भारी पड़ सकता है नीतीश कुमार को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम पहलुओं पर हमसे बातचीत